begin the next topic, axially loaded members. ठीक है. In this part we will discuss about the stress concentration, Saint-Venant principle क्या है, employ the stress and concentration factor, stress concentration factor कैसे calculate करना है, और displacement of axially loaded members and strain energy. So now these are a little bit advanced topic. लोगों ने अभी जो stress और strain behavior calculate किया, average uniform normal stress और then strain किसी भी cross sectional area का, those were basically axially loaded. ठीक है. But इनफैक्ट जब हमारे पास कोई एलिमेंट होता है विच हैज सम काइंड ऑफ अ नॉच और विच जिसका सडनली एरिया चेंज होता है, या जिसमें सडनली कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, कोई होल होता है या कोई भी अब्रप्ट चेंज इन ज्योमेट्री आता है, ठीक है. सो जो हमारे पास स्ट्रेस पाथ होता है दैट बेसिकली डिस्टर्ब्ड, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो उसकी वजह से हमारे पास जो इस तरह की पोजीशंस में या कहीं जहाँ नॉच हो, जिस तरह कोई हमारे पास अगर कोई मतलब बार है इसमें कोई नॉच है, या कोई ऐसी बार है जिसका सडन एरिया चेंज हो रहा है, या कोई बार है जिसमें हमारे पास इस तरह एरिया आई मीन डिफरेंस आ रहा है, या डिफरेंट मटेरियल्स एंड डेफिनेटली डिफरेंट मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उसकी वजह से आई मीन जो हमारे पास स्ट्रेस पाथ है, या हमारे पास जो विच इज़ बेसिकली कॉल्ड द फ्लो फोर्स लाइंस, दिस इज फ्लो फोर्स लाइंस, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, तो दैट कॉज द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. उसकी वजह से जो यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, इट कॉज द इंक्रीज इन स्ट्रेस, ठीक है. जैसे हमारे पास अब ये पोजीशन है, सो इट कैन बी आई मीन कुड बी अ रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन, जो भी सेक्शन होगा, ठीक है ना. उसकी कोई डेफिनेटली देयर इज अ विड्थ, या उस अगर कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका डेफिनेटली डायमीटर होगा, जिससे हम लोगों ने अभी बात की है. तो जब हमारे पास कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड अप्लाई होगा, उसमें क्लोज टू द लोड एक तो हमारे पास स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगी, एज वी कैन सी इन दिस सेक्शन, ठीक है. और जैसी जैसी हमारे पास ये सेक्शंस, मतलब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड लोड से दूर जाते जाएंगे, वो यूनिफॉर्म होती जाएगी, ठीक है, और एक पोजीशन पे आके हमारे पास यूनिफॉर्म स्ट्रेस हो जाएगी. दिस इज बेसिकली एवरेज स्ट्रेस, ठीक है, एवरेज स्ट्रेस, एंड दिस इज आवर मैक्सिमम. सो इसकी एक maximum stress is equal to some kind of a factor into average stress. We can calculate the maximum stress also. So this factor is basically, which is in this condition, suppose it is 1.02, is called stress concentration factor. ठीक है. Saint-Venant principle basically states that the distance that the largest lateral dimension away from the notch or the hole is the point at which the uniform stress basically occurs. ठीक है. Okay, so what basically Saint-Venant principle says कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म स्ट्रेस अकर होता है, या यूनिफॉर्म एवरेज स्ट्रेस जो हमारे पास अकर होगा, दैट विल अकर बेसिकली एट अ सर्टेन डिस्टेंस. और वो सर्टेन डिस्टेंस क्या होगा, कोई भी जो उसकी लेटरल डायमेंशन होगी, नॉट लॉन्गिट्यूडनल बट द लेटरल डायमेंशन, जहाँ हमारे पास जिस लोड अप्लाई हो रहा है, एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है, तो दैट लेटरल डायमेंशन की इक्वल जो लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन होगी, फर्स्ट सपोज करें दैट इज सी, ठीक है, और दिस इज एक्चुअली सी, ठीक है ना. तो जब तक वो सी पे पहुंच जाएगा देन इट विल बी यूनिफॉर्म एवरेज स्ट्रेस, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली Saint-Venant principle, ठीक है. And it I mean mostly all the materials के लिए this principle is true, which different material homogeneous or isotropic materials, and this can be true. So this is basically the stress concentration factor, and this is the Saint-Venant principle. So इसी तरह जिस तरह अभी हम लोग जो बात कर रहे थे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की, सो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अकर्स एट द सेक्शन विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया सडनली चेंजेस, ठीक है. जैसे हमारे पास जब बार है, इसमें जब हमारा एक होल आ रहा है, यानी कि यहाँ सडन चेंज इन द एरिया आ रहा है, बिकॉज यहाँ का एरिया डिफरेंट है, यहाँ सडनली एरिया रिड्यूस हो रहा है. सो दिस विल कॉज द I mean change in stress. So this is the maximum stress which is occurring at the change in what you can say change in the area. Now this is very important because we have to know कि हमारे पास कहाँ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो रही है, यहाँ कहाँ हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस आ सकता है, या वो जो स्ट्रेस
जब आएगा मैक्सिमम स्ट्रेस अकर होगा किसी भी चेंज इन ज्योमेट्री या चेंज इन एरिया की वजह से, वो इज इट सेफ, मतलब कोई भी अगर कहीं भी वीकेस्ट लिंक होगा, जब वो टूट जाएगा डेफिनेटली इट कैन बी इट कैन कॉज अ फेलियर, ठीक है। सिमिलरली वी कैन आई मीन कैलकुलेट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, जिससे हम लोगों ने पहले भी किया था। सो वन मोर पॉइंट, द मोर सीवियर द चेंज द लार्जर द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जितना सडन चेंज आएगा, जैसे अभी ये चेंज थोड़ा सा आई मीन स्लोप वाइज है, ठीक है, और ये सडन चेंज है, इसी तरह इसमें भी कुछ स्लोप है, तो इसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट पे, जैसे अगर हमारे पास ये कोई बार है, ठीक है, सपोज इट्स अ ब्रेस और समथिंग, और ये दूसरा हमारे पास इस तरह है, तो जो फोर्स फ्लो लाइंस होंगी दैट विल सडनली कॉज आई मीन यहाँ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस वन, जिसमें हमारे पास थोड़ी स्ट्रेस मतलब कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन थोड़ी कम होगी, ठीक है। सो दैट वुड बेसिकली थ्रू दिस वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर विच इज नोन एज के, जिस तरह हम लोगों ने अभी ऊपर बात की थी, द मैक्सिमम स्ट्रेस ओवर द एवरेज स्ट्रेस विल बी इक्वल टू के, ठीक है। सो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के विल बी इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस ओवर average stress. So to calculate the maximum stress, we can multiply with the stress concentration factor, ठीक है। जिस तरह ये अब डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उसमें जैसी डिस्टॉर्शन हुई है, वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्ट्रेस। इसमें अगर यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है एट सर्टन पोजीशन, वी कैन कैलकुलेट एट अ सर्टन एवरेज स्ट्रेस एंड देन वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। सो यूजिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वी कैन कैलकुलेट दिस, और okay. So the ratio of the maximum stress to the average stress is called the stress concentration factor K, ठीक है। And this is the K equal to, this is our normal stress और average stress जो हम लोग calculate करते हैं, ठीक है। Similarly जिस तरह हमारे पास अब ये कोई बार है axially loaded and we are applying some kind of forces which is collaborating I mean which is corresponding to its stresses, ठीक है। And then जो ये स्ट्रेस फोर्स फ्लो लाइंस, दे आर कॉजिंग द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एट दिस होल्स, ठीक है। एंड देन वी कैन फाइंड डिफरेंट व्हाट यू कैन से with definitely we can calculate different at different position we can calculate the stresses, ठीक है, maximum stresses, average stresses at different sections of this bar. Then we can make a kind of a graph using K factors and average stresses and एवरेज। अभी मतलब हम लोग कोई भी जैसे डी ओवर डब्ल्यू ले सकते हैं, या कोई भी जो डायमेंशंस होंगी किसी भी बार की, उससे रिलेटेड फिर हम लोग कोई उसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमेंशन वी कैन मेक अ ग्राफ, ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में शो कर देंगे या टेबुलर इन्फॉर्मेशन शो कर देंगे, उससे वी कैन कैलकुलेट अवर एवरेज स्ट्रेसेस, ठीक है। Similarly in this ये थोड़ा large figure है जो previously we can calculate the maximum stresses and then we can calculate the average stress, और उसके बाद हम लोग एक stress concentration versus some kind of ratio d over width इसकी एक calculate कर लेंगे। We can calculate using this equation simply, और अगर हम इसके बाद मतलब ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, मतलब डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं, सॉरी, जिसमें हमारे पास ये देखें सडन चेंजेस इन लेंथ, थोड़ा सा स्लोप है, देन थोड़ा सा कर्व दिया हुआ है, देन होल्स हैं, तो डिफरेंट स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स हैं उसके, ठीक है। विच इज़ नाउ इसमें हम लोगों के पास क्या है, वी हैव गिवन आर ओवर एच, आर इज दिस पोजिशन, एच इज दिस, इसकी जो ये वाली डायमेंशन है स्मॉलर डायमेंशन, ठीक है। आई होप सो यू गाइस कैन सी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज आर जो ये रेडियस डेवलप हो रहा है, एंड दिस इज एच, ये इसका रेशो टू corresponding to its stress concentration, यानी कि हमारे पास if we have stress concentration we can calculate we have this geometrical property, and similarly we can calculate the I mean stress concentration या maximum stress that is occurring at this position, ठीक है।
लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी वो थी सेंट वेनेंट स्ट्रेस कंसंट्रेशन की और सेंट वेनेंट प्रिंसिपल की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो हमारे पास था, ठीक है। जिस तरह जब ये जो इंटरनल फोर्स फ्लो लाइंस होती हैं वो कहाँ कंसंट्रेट हो जाती है, जहाँ हमारे पास सडन डिसकंटिन्यूटी आती है हमारे एरिया में या ज्योमेट्री में। So stress concentration factor is basically kind of a empirical formula or finite elements formula. It's a kind of a geometrical property only, ठीक है। ये geometry से related है, it's not related to forces or stresses. But it affects the average stress and maximum stress. जैसे मतलब अगर हम लोगों ने ये if I mean अगर ये मैं मेंबर को दरम्यान में से काटूं, then there are some internal forces corresponding to those internal stresses. There are some point at which there will be a maximum stress, or at a certain point there will be a kind of a average stress, ठीक है। और that average stress जो उसकी मतलब जो उसका फैक्टर होगा, that factor is called basically stress concentration factor, ठीक है। This will be our average, this will be our maximum, and this is our stress concentration factor. जी सर अब ये सेंट वेनेंट प्रिंसिपल आप अगर एक दफा रिवाइज करवाएं। इस पे तो हम लोगों ने लास्ट टाइम काफ़ी डिस्कशन की थी। चलें मैं आपको एक जल्दी से उसका बता देता हूँ, आप ट्राई टू कैच अप, ठीक है। आप ये हिबलर से ही मैंने लिया, आप एक बार उसको थोड़ा जो बुक मैंने अटैच की हुई है उसको देखा करें। अगर कुछ बात फिर नहीं समझ आए फिर देन आस्क मी। अच्छा, सेंट वेनेंट प्रिंसिपल में वो ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड या कोई ऐसी पोजिशन पे जहाँ लोड अप्लाई होता है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस की कंसंट्रेशन है या ये जो इंटरनल फोर्स फ्लो लाइंस होती हैं, दे गेट कॉन्सेंट्रेटेड एट सम पॉइंट, ठीक है। जैसे अब यहाँ अगर इसमें देखें हम लोग, अगर यहाँ हम लोग एक सेक्शन काटते हैं तो यहाँ एक मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि ये दिस स्ट्रेस इज आई मीन एनफ कि हमारे पास जो भी मेंबर है या कोई भी जो मशीन का पार्ट है वो सेफ है फॉर दिस मैक्सिमम स्ट्रेस ऑल्सो। सो दिस मैक्सिमम स्ट्रेस कैन अकर एट द डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, द मोर सीवियर द चेंज द लार्जर द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट वेनेंट प्रिंसिपल ने वो ये बताता है कि जो एवरेज स्ट्रेस है ना वो अकर करेगा कोई भी लेटरल मैक्सिमम लेटरल डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन नहीं, लेटरल डायमेंशन जो भी मैक्सिमम होगी, फर्स्ट करें एट पॉइंट सी, दिस इज द लेटरल, ये जो लेटरल डायमेंशन इसकी ये है एट पॉइंट सी, इट विल एक्ट एज अ एवरेज स्ट्रेस यहाँ एक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है, ठीक है। वो दैट वी कैलकुलेट थ्रू ईदर एफईएम एनालिसिस या हमारे पास दूसरे जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं हम लोग उससे कैलकुलेट कर लेंगे। वो उससे फिर हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। डिफरेंट मतलब हम लोग उसको एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, फिर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज इनपुट करके एक ग्राफ बना लेंगे, हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आ जाएगा। फिर उसी मतलब क्या बोलते हैं, हमारे पास जो मटेरियल होगा उसकी हम लोगों ने जब मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करना पड़ेगा तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द एवरेज स्ट्रेस विद द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, जिससे हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज आवर बेसिकली द सेंट वेनेंट प्रिंसिपल, ठीक है जी। सर ये सेंट वेनेंट प्रिंसिपल सिर्फ एक्सियल लोड के लिए है? Saint Venant principle, yeah, basically this acts for axial loads, I mean concentrated loads on a body. Yeah, even not for a concentrated load, but also for the you can say compression and axial loads में compression भी आ जाएगा, tension भी आ जाएगी, ठीक है। And there is a kind of a different term that we use for torsion में भी इस तरह का एक other phenomena है, we will discuss that in torsion, ठीक है। बट दिस इज फॉर एक्सियल लोडेड ओनली, एक्सियली लोडेड मेंबर्स में, ठीक है। और डेफिनेटली जब हमारे पास कोई ऐसी ज्योमेट्री आ जाती है जिसमें जो बिल्कुल ही डिफरेंट शेप या डायमेंशन की हो, जिसमें आपको आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेस तो स्ट्रेस ब्लॉक से आ जाएगा, बट अगर आपने किसी उसके पॉइंट पे फाइंड करना है या किसी पोजीशन पे फाइंड करना है, देन वी हैव टू गो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं, जो आई मीन इट्स नॉट इन दिस कोर्स।
लेकिन दिस इज़ फॉर बेसिकली एक्सियली लोडेड मेंबर्स, ठीक है। और ओके, सो वी डिस्कस दिस ग्राफ जिसमें हमारे पास आर ओवर एच की एक डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू के फैक्टर्स है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई मीन उसके जो डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके साथ डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। एंड देन ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सियली लोडेड मेंबर्स, ये तो हमारे पास एक स्ट्रेसेस की बात हो गई। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट्स और डेल्टा जो मतलब उस स्ट्रेसेस की वजह से एक्ट हो सकता है। अगर हमारे पास एक सिंपल रॉड हो और एंड वी पुश द रॉड, आई मीन टेंसाइल फोर्सेस, वी अप्लाई द टेंसाइल फोर्सेस, देयर विल बी अ डेल्टा और द चेंज इन लेंथ, ठीक है। We know stress, according to the Hooke's law, the stress is equal to Young modulus multiplied with its corresponding strain. This is only for linear elastic range. Okay, linear elastic range हम लोगों ने, that's why जो stress और stress strain relationship थी, that is very important. वो आप लोग दोबारा उसको ज़रूर देखिएगा कि जो हमारे पास linear elastic range थी, not the non-linear but the linear elastic range, उसके अंदर हमारे पास stress is equal to this young modulus multiply with its corresponding ये strain होगा and this is stress. Okay, so that is equal to this, and we also know that the stress is equal to force over area. So this will come out to be this, यानी कि क्या मतलब हुआ, stress is equal to and stress is also equal to and strain. देन अगर हम इन दोनों को इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दें बिकॉज बोथ आर स्ट्रेस, सो दैट विल बी इक्वल टू पी ओवर ए इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, एंड देन वी नो द स्ट्रेन इज डेल्टा चेंज इन लेंथ ओवर इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो अगर यहाँ से हम लोग फिर डेल्टा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, डेल्टा विल बी इक्वल टू पी एल ओवर ए ई। सो नाउ अगर हमारे पास मतलब उसकी ओरिजिनल लेंथ है, एरिया है, वी नो द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील, लाइक स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज हो गई जो है आइसोट्रोपिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती हैं, दैट इज होमोजीनियस, ठीक है। एंड वी अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स, वी कैन कंक्लूड कि हमारे पास इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से आएगी या इस कंप्रेशन की वजह से आएगी, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट आवर डेल्टा फॉर कांस्टेंट फोर्स, एरिया एंड इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। ओके, अगर ये तो एक मतलब दैट वाज द प्रीवियस पार्ट, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह के कोई बार है जिसमें सडन चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, देन डेफिनेटली एरिया इज चेंजिंग, ठीक है। तो एंड लेंथ कैन ऑल्सो बी डिफरेंट, ठीक है। सो उसके लिए अगर हम लोगों ने इस तरह का कोई भी मशीन का पार्ट है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं या डिफरेंट चेंज इन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं, चेंज इन मटेरियल प्रॉपर्टीज आ रही हैं, फर्ज करें ये वाला पार्ट स्टील का है, ये वाला एल्यूमिनियम का है, ये वाला फर्ज करें किसी और मैग्नीशियम का है या किसी और मेटल का है, ठीक है। तो देन डेफिनेटली स्टील का जो वो होगा यंग मॉडुलस दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। अगर ये मतलब इनकी अगर कोई हमारे पास ऐसी बार है जिसमें इवन सेम एरिया भी है बट ये स्टील है, ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है, इनका यंग मॉडुलस विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो डेफिनेटली देन द स्ट्रेन विल बी डिफरेंट एंड द डेल्टा कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा विल आल्सो बी डिफरेंट, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल सबमिशन है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मतलब जो पहला पार्ट है उसका डेल्टा फाइंड कर लेंगे, डेल्टा 2 फाइंड कर लेंगे, देन वी कैन फाइंड डेल्टा 3, ठीक है। इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू सेवरल डिफरेंट एक्सियल फोर्सेस or the cross-sectional area or the modulus of elasticity E, which is changes abruptly from one region of the bar to the next, then we can calculate the delta। ये जो हमारे पास पूरी जो बॉडी है उसमें जो चेंज आएगा we can calculate using this summation formula। तो इसी को मतलब अगर ये तो जिस तरह चेंज इन सडन चेंज इन एरिया जा रहा है, और अगर इस तरह की हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म बार हो या नॉन रेक्टेंगुलर बार हो जिसमें मतलब एरिया कंटिन्यूस चेंज होता जा रहा हो, तो उसके लिए हम लोग फिर मतलब वी कैन सिंपली इंटीग्रेट दिस पार्ट इन एक्स डायरेक्शन और हम लोग उसको टोटल लेंथ के
अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट कर लेंगे, वी विल हैव द एरिया, तो उसके मुताबिक हम लोग इसका डेल्टा फाइंड कर लेंगे। ई विल बी कांस्टेंट, ई बाहर आ जाएगा, और जिस तरह अगर पी हमारे पास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, देन वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द एरिया और लेंथ, वी कैन इंटीग्रेट द एरिया अकॉर्डिंग टू लेंथ। ठीक है, सो इसी से रिलेटेड एक मतलब जिस तरह साइन कन्वेंशन हम लोग जिस तरह पहले डिफाइन की है कि जो इसमें आ रहा है इट विल बी कंप्रेशन में नेगेटिव होगा, टेंशन में पॉजिटिव होगा। इसी तरह एक जिस तरह सिंपल ये बार है जिसमें फर्ज करें एक लेंथ है LAB, यहाँ हमारे पास फोर्स लग रही है 8 किलो न्यूटन। ठीक है, नाउ इसमें क्या हो रहा है, द बार इज सेम बट द फोर्सेज आर डिफरेंट। ठीक है, LBC में हमारे पास क्या लग रहा है, इसमें हमारे पास मतलब इसका रिएक्शन लग रहा है और इसका रिएक्शन लग रहा है, एंड देन ए डिफरेंट सेक्शन हमारे पास ये लग रहा है। ठीक है, तो देन वी कैन, जिस तरह हम लोगों ने सेक्शन वाले न्यूमेरिकल्स तो काफ़ी कर लिए हैं, तो यहाँ पहले फाइंड करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, we will have the internal force simple, ठीक है, which will be negative of 5 किलो न्यूटन। यहाँ हमारे पास अगर एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो इंटरनल लोड हमारे पास इस सेक्शन पे ये लगेगा। देन हम लोग यहाँ सेक्शन काटेंगे, यहाँ 5 किलो न्यूटन है, यहाँ 8 किलो न्यूटन है, तो हमारे पास जो इंटरनल लोड लगेगा दैट विल बी 3 किलो न्यूटन। ठीक है, अगर सिंपली हम लोग यहाँ से काटें, सो यहाँ हमारे पास 7 किलो न्यूटन लग रहा है और यहाँ हमारे पास 4 किलो न्यूटन लग रहा है, तो सॉरी ये तो 4 किलो न्यूटन इसके लिए यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इस, अगर सिर्फ इस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे पास यहाँ 7 लग रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा 7। अब 7 किस तरह इक्वलाइज होगा, यहाँ क्या लग रहा है 3 और यहाँ क्या लग रहा है 4, तो दैट विल बी उस, अगर इसको इस तरफ से सेक्शन काटूं देन इट विल बी इक्वल टू 7। सो ये इक्विलिब्रियम वाले आप पीछे लेक्चर्स देखें, यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो हमारे पास फोर्सेस क्या आ गई, 5 किलो न्यूटन, ठीक है, देन 3 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, एंड देन -7 किलो न्यूटन, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा अकॉर्डिंगली। ठीक है, 5 किलो न्यूटन इसमें डाल देंगे, -3 किलो न्यूटन इसमें डाल देंगे, एंड -7 किलो न्यूटन इसमें डाल देंगे। एरिया हमारे पास सेम है, मटेरियल हमारे पास सेम है, लेंथ हम लोग के पास जो भी लेंथ XYZ दी होगी वो इनपुट करके वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा इन A to D of this material। ठीक है, so this is how we can calculate the displacement in axially loaded members, जिसमें हमारे पास different areas या material properties होंगी। ओके, सो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, स्टील बार, स्टील बार जिसको दिया हुआ है हैज़ अ डायमेंशन शोन, यहाँ डायमेंशन शोन की है, इसकी विड्थ कितनी है 1 इंचेस, ये जो कर्व पार्ट है इसका रेडियस है 0.5 इंचेस, इसकी थिकनेस 5 इंचेस है, और ये वाली जो इसकी एक्सटर्नल पार्ट है, ये एक्सटर्नल ये जो इसकी पार्ट है इसका थिकनेस है या लेंथ है 2 इंचेस। ठीक है, if allowable stress is 16.2 KSI, ठीक है, तो then determine the largest axial force that the bar can carry। ठीक है, this is allowable। okay, तो we can इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग, अच्छा इसमें एक और पार्ट भी था, एक सेकेंड। ओके, हम लोग ये वाला ग्राफ है ना, वी कैन यूज दैट ग्राफ। ठीक है, so let me एक second। So our first of all we have to find the K factor। okay, so अलाउेबल हमारे पास यदि है तो हम लोग मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, वी विल चेक कि हमारे अच्छा जो मैक्सिमम है वो इसके उससे वो ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, जो फोर्स हम लोग मैक्सिमम के लिए चाहिए वो अलाउेबल से ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं हो रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड K। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हमारे पास यहाँ क्या वैल्यूज दी हुई हैं R/H की। ठीक है, so first of all we have to find K। ये we can calculate R/H। H हमारे R हमारे पास 0.5 इंच दी है, and divided by H is 1 inch। okay, this is equal to 0.5,
एक फैक्टर आ गया। देन हमारे पास जो ये अगर R ओवर H था एंड दिस इज K, एंड हमारे पास जो ये ग्राफ है दिस इज फॉर डिफरेंट W ओवर H, ठीक है। सो W ओवर H इज इक्वल टू दिस विड्थ डिवाइड बाय इट्स जो इंटरनल पार्ट है उसकी विड्थ, दैट इज 1, दिस विल बी इक्वल टू 2। अब हम लोग ग्राफ के ऊपर जाएंगे। ओके, सो R ओवर H इज 0.5, सो दिस इज 0.5, एंड हम लोगों ने चेक करना है W ओवर H वाली कौन सी ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। ऑलमोस्ट सो 0.5 को अगर इसके ऊपर लेके जाएं 0.5 दिस, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें 0.5 से अगर आप ऊपर जाएंगे, ये वाली ग्राफ है 2 फैक्टर की, ठीक है। सो दैट इज 0.5 यहाँ से, तो ये कितना आ रहा है, के फैक्टर हमारे पास क्या है 1.4, ठीक है। के विल बी इक्वल टू 1.4, ठीक हो गया। देन नाउ वी हैव टू सिंपल, हमारे पास के आ गया है, सो एवरेज स्ट्रेस हम लोग इसमें फाइंड कर लेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विथ इट्स फैक्टर। सो हमारे पास एवरेज जो था दैट इज P ओवर A, ठीक है। और जो हम लोगों के पास सेंट वेनेंट प्रिंसिपल के मुताबिक मैक्स इक्वल टू K इंटू एवरेज, ठीक है। अब इस क्योंकि इसने अलाउेबल हमारे जो, हाँ अब मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस उसने क्या बोला है कि जो अलाउेबल हम लोग को उसने दिया है दैट इज 16 पॉइंट, व्हाट वाज 16.2, दैट इज आवर, आई मीन दिस इज अलाउेबल, हम लोग इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। सो दैट विल बी आवर 16.2 KSI। You have to be careful for the units, okay, this is KSI। so मतलब इतना स्ट्रेस मैक्सिमम इस मशीन ने बियर करना है या इस पार्ट ने बियर करना है, तो हमारे पास फोर्स कितनी होनी चाहिए, एरिया विल बी इक्वल टू, ये वाला एरिया फाइंड करना है हम लोगों ने, ओके। देन P फोर्स, दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस डिवाइड बाय 1.4 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 5.79 किब्स, ठीक है। so this is the force that we, I mean this machine or this part can carry, ठीक है। so this was a I mean simple demonstration of the stress concentration factor। ये आप काइंडली नोट कर लें या मतलब उसकी रिकॉर्ड पिक्चर ले लें, या रिकॉर्ड तो हो रहा है तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके, सो similar type of question, ठीक है। a steel strap shown in this figure is subjected to an axial load of 80 किलो न्यूटन, ठीक है। ये स्टील मेंबर दिया हुआ है, look let me, ठीक है। ये स्टील मेंबर दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन, दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं। इसकी ये वाली थिकनेस है दैट इज़ 20 मिलीमीटर, ये वाली 40 मिलीमीटर है। दिस लेंथ हमारे पास यहाँ दरमियान वाले पार्ट की 800 मिलीमीटर है, और जो साइड वाले सेक्शंस हैं इसकी 300 मिलीमीटर है। 80 किलो न्यूटन हमारे पास इसकी फोर्सेस लग रही हैं, एंड दिस इज थिकनेस ऑफ दिस बार। डिटरमाइन द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप इन द स्ट्रैप, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एंड ऑफ द स्ट्रैप विद रिस्पेक्ट टू अनदर, मतलब हम लोगों ने डेल्टा फाइंड करना है। द स्टील हैज़ अ यील्ड स्ट्रेस ऑफ, यील्ड स्ट्रेस हम लोग को बता दिया उसने, दैट इज 700 मेगापास्कल, और जो इसका यंग मॉडुलस है या इलास्टिक मॉडुलस है दैट इज 200 गीगापास्कल, okay। so and then we have to calculate our maximum stress, we have to check जो yield strength है
वो हमारे पास जो ये एलिमेंट है ये यील्ड तो नहीं हो रहा, ठीक है, एंड देन वी कैन कैलकुलेट इट्स, आई मीन फर्दर वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द डेल्टा एज वी हैव डन बिफोर. सो पार्ट ए में हम लोग क्या करेंगे, आर ओवर एच, इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ दिस बार, ठीक है, ये वाला ग्राफ यूज करना है हमने. सिक्स, रेडियस इज 6 एंड जो इसकी एच है दैट इज 20. This is equal to 0.3. Similarly, W over H is equal to 40. This length over this length, which is 20. This is again 2. अभी हम लोग definitely we will take 0.3 and we will go to this point, this curve which is of 2 factors, ठीक है, and then we can calculate its k factor which is 0.6. अगर मैं आपको इस वेक्टर में हमारे पास r ओवर h क्या है 0.3 एंड w ओवर h वाला ग्राफ कौन सा है हमारे पास 2. सो वी हैव टू गो 0.3 एंड देन वी हैव टू इंटरसेक्ट विद दिस w ओवर h graph here, and then we can calculate our this k factor which is 1.6. so this will come out is equal to 1.6, ठीक है. so we know maximum equal to k into average, ठीक है. k is equal to 1.6. अभी एवरेज हम लोगों ने जो फाइंड करना है दैट इज, हम लोगों के पास फोर्स क्या दी हुई है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स क्या दी हुई है 80 किलो न्यूटन. सो 80 किलो न्यूटन और वी कैन कन्वर्ट इनटू न्यूटन्स divided by its area, 20 millimeter multiplied by 10 is its thickness, 10 thickness है, ठीक है. so we can calculate its area. this will be come out to be, इसको मल्टीप्लाई करेंगे then this will be equal to approximately 640 megapascal. now this is maximum. now we know that जो हमारे पास yield थी that is 700 megapascal. so maximum जो इसमें अकर हो रही है that is less than our yield. so this I mean part of the steel is safe. जो हमारे पास यहाँ maximum stress develop होगा वो भी yield से कम है, so definitely it's safe for this amount of loading, ठीक है. डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, मटेरियल तो सेम है बट सेक्शन डिफरेंट है, ठीक है. वी हैव फोर्स इज सेम but our force is same, our young modulus is same, or elastic modulus is same, but the area is different for different sections, ठीक है. then we can calculate the delta, जो भी हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी, summation into p over l, p into l divided by a area multiplied by young modulus, ठीक है. दिस इज समेशन. सो हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, दिस सेक्शन एंड जो चेंज हो रहा है, ठीक है. वी कैन कैलकुलेट दैट. सो दिस विल बी इक्वल टू, इस सेक्शन को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, इस सेक्शन को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, और क्योंकि ये दोनों सेक्शन सेम है, ठीक है, आई मीन इनकी विड्थ और इनका हाइट सेम है. अगर डिफरेंट होगी देन वी हैव टू टेक डिफरेंट. सो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है. सो 80 इसको किलो न्यूटन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज किलो न्यूटन्स, ठीक है. मल्टीप्लाई विद इट्स लेंथ कितनी है हमारे पास दी हुई है 300 मिलीमीटर. ये एरिया हम लोग के पास कितना हो जाएगा 40 इंटू थिकनेस इसकी 10 है. सो 40 मल्टीप्लाई विद 10, ठीक है. एंड ये यंग मॉडुलस हमारे पास दिया हुआ है
200 gigapascal. So to convert gigapascal into Newton millimeter, we will multiply with 10 raised to the power 8. ये इन दो सेक्शन का हो गया, and then we have to calculate the delta for this part also. इसमें कन्वर्ट करना है न्यूटन मिलीमीटर पर स्क्वायर में चेंज करना है न्यूटन. या यू आर राइट, इट्स 9, लेकिन हम लोग इसको 10 रेज़ टू द पावर 3 में करेंगे. ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई विथ 300 डिवाइडेड बाय ये 400 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, नाउ दे आर सेम. ठीक है, मिलीमीटर्स न्यूटन मिलीमीटर्स. ठीक हो गया. ठीक है, सो ओके, plus this section which is same force, लेंथ इसके हमारे पास 800 दी हुई है. And then area is 20 into 10 multiply with 10 raised to 3 Newton per millimeter square. Okay, Newton per millimeter square. Okay, so I mean after calculating both the parts of this equation, delta will be 2.20 millimeters. This will be our delta, and that is our, इससे जो हम लोगों ने पहले पार्ट किया था, that is our I mean maximum stress जो हम लोगों ने we find किया that it is less than our yield point. ठीक है, so this were the numerical related to the stress concentration and the displacement or delta in axially loaded members with different cross sections. ठीक हो गया. So ये पार्ट था इसका, and then okay, let us continue. डेफिनेटली जब भी हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, सो देयर इज सम काइंड ऑफ एन इंटरनल बर्डन. सो स्ट्रेन एनर्जी इज, आई मीन इट इज आल्सो अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, के जो रिस्पॉन्स हो रहा है किसी मशीन या स्ट्रक्चर का बोथ स्टैटिक और डायनामिक लोड्स में, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या हाउ मच एनर्जी इज गेटिंग लूज इन दैट, अगर जब जो फोर्सेस हमारे पास अप्लाई हो रही हैं. ठीक है, सो आई मीन अगर कोई कोई भी हमारे पास ये सेक्शन है, जैसे भी हम लोगों के पास प्रीवियस सेक्शंस थे, सो उसमें जब भी कोई एक्सियली लोडेड मेंबर होगा, जैसे हम लोग तो अभी स्टैटिक लोड्स की बात कर रहे हैं. स्टैटिक लोड्स का क्या मतलब होगा कि जो अगर हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक मतलब बहुत स्लोली अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन इट कैन कम टू जो भी हमारे पास मैक्सिमम फोर्स होगी हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे. उस फोर्स की वजह से कोई डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि जो डेल्टा हमारे पास प्रोड्यूस होगा. ठीक है, जो डेल्टा प्रोड्यूस हुआ दैट विल बी बिकॉज ऑफ आवर एक्सटर्नल वर्क डन जो हम लोगों ने वो किया है, जो भी मटेरियल ने बियर किया है. ठीक है, फ्रॉम जीरो टू जो भी हमारे पास डेल्टा है, दैट इज बेसिकली आवर व्हाट यू कैन से वर्क डन. ठीक है, सो मतलब लोड की वजह से डेफिनेटली हमारे पास जो मटेरियल है दैट मतलब वो स्ट्रेच हो गया. ठीक है, और जो द प्रेजेंस ऑफ दैट स्ट्रेन जो बार के अंदर हुई है, इट हैज एब्जॉर्ब्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, दैट इज बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनइलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी और एक होता है इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी. जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, इसमें हमारे पास कौन सी है, लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. ठीक है, जो पार्ट हमारे पास रिकवर हो जाता है दैट इज बेसिकली इलास्टिक स्ट्रेन. ठीक है, और जो पार्ट नॉन लीनियर के बाद परमानेंट सेट प्रोड्यूस कर रहे थे दैट इज इनइलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी. ठीक हो गया. सो अब ये जो इक्वेशंस हैं
these equations are basically of strain, मतलब हम लोग कैलकुलेट करने के लिए strain, कोई भी अगर हमारे पास डिफरेंट आई मीन बार है जिसकी क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी थ्रू दिस फंक्शन एंड उसके एलोंगेशन के हम लोग एलोंगेशन को पूरी बार के बार पर इंटीग्रेट कर लेंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट आवर u. ठीक है, u is different from I mean the load that we apply, so we use the symbol u for this elastic strain energy. ठीक है, और why this happen, आई मीन ये जो एनर्जी निकलती क्यों है, मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये एनर्जी के कहाँ जा रही है. आई मीन डेफिनेटली जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके मुताबिक कोई भी जो वर्क डन होता है एंड द लोड जो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी या तो साउंड में निकल जाती है या तो हीट की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी कैन कैलकुलेट. और जो हमारे पास जब हम लोग स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, जो हमारे पास मेंबर्स जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, जो उसमें स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, दैट इज बेसिकली दे आर डिसिपेटिंग द एनर्जी ड्यू टू द लोड्स दैट आर बीइंग अप्लाइड ऑन दिस. ठीक है, सो वी ऑलवेज ट्राई टू कीप देम इन इलास्टिक रेंज. ठीक है, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर्स में दैट इज एनीवे डिफरेंट पार्ट. सिमिलरली वी नो वी कैन कैलकुलेट डेल्टा लाइक दिस. ठीक है, जो भी हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की थी एंड दिस इज आवर व्हाट यू कैन से पी फोर्स. उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी होगी, ये डेल्टा है एंड दिस इज पी. वी कैन कैलकुलेट द एरिया जो स्ट्रेन एनर्जी की होगी वो क्या होगा, जो भी इस ट्राइंगल के अंदर एरिया आ रहा है दैट इज बेसिकली आवर कंप्लीट स्ट्रेन एनर्जी. दिस इज इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी एंड दिस इज इन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, जो ये एरिया है. ठीक है, दिस ऑल एरिया. सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू पी इंटू डेल्टा डिवाइड बाई 2. ठीक है, हम लोग वी कैन पुट द एंड देन वी कैन आई मीन दीज टू इक्वेशंस आर जस्ट बाय पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. ठीक है, अगर आप डेल्टा की वैल्यू डालेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन, अगर आप पी की वैल्यू डालेंगे वी विल गेट दिस इक्वेशन एंड देन सिमिलरली जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी वी कैन कैलकुलेट आवर स्ट्रेन एनर्जी इन आई मीन दिस काइंड ऑफ आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस बार्स और मटेरियल्स. ठीक है भैया, so okay, and then similarly I mean change in strain energy we can calculate by जो हमारे पास ये फोर्स थी हाफ इंटू फोर्स इंटू जो हमारे पास स्ट्रेन है. ठीक है, देन वी कैन कैलकुलेट जो चेंज इन आई मीन हम लोगों ने भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स किए हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि एक हमारे पास जो पॉइजन्स रेशो की वजह से हमारे पास जो चेंज होता है इट कॉज द चेंज इन विड्थ ऑल्सो एंड हाइट ऑल्सो. सो द टोटल चेंज इन द ड्यू टू द आई मीन फर्स्ट करें ये स्ट्रेस लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहे हैं इस एलिमेंट पे. सो उसकी वजह से हमारे पास जो चेंज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आ रहा है दैट इज वी कैन कैलकुलेट द change in whole volume of the body. ठीक है, and then similarly this area multiplied with the change in volume, this will be the change in strain energy. और change in strain energy के बाद we can simply just calculate the strain energy density by change in strain energy divided by its volume. volume की वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो volume से कट जाएगा and then we can calculate simply its strain energy density. ठीक हो गया. So using the load versus displacement diagram we can calculate the strain energy. Using the stress versus strain diagram we can calculate the strain energy density. ठीक है, and then we just put the values. अगर हम लोग इसकी जगह मतलब इसकी स्ट्रेस की वैल्यू डालेंगे तो we can calculate this. And this is for the tensile members जिसमें हमारे पास कोई अगर सर्कुलर मेंबर होगा उसके लिए हमारे पास ये we can calculate using this equations. और I mean this is basically the strain energy concept. या जो इंटरनल वर्क जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस जो हम लोग कैलकुलेट करें उसकी वजह से जो वर्क डन होगा, इंटरनल वर्क डन इन अ बॉडी या इंटरनल वर्क डन इन अ मशीन पार्ट और एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली द स्ट्रेन एनर्जी. और ये होगा क्यों, जो हमारे पास एक्सटर्नल लोड्स लगेंगे. ठीक है, so this is the concept of the strain energy.